तो हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम ज्योग्राफी का लेक्चर नंबर 27 स्टार्ट कर रहे हैं। हमने कल ओशनोग्राफी प्रीवियस लेक्चर में स्टार्ट कर दिया था। तो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं डीप सी प्लेन्स। ठीक है। तो डीप सी प्लेन्स क्या होते हैं? ओशन सरफेस में जो हम बात करें कॉन्टिनेंटल शेल्फ, कॉन्टिनेंटल स्लोप एंड कॉन्टिनेंटल राइज के बाद यहाँ पे एंड में हमें एक प्लेन स्मूथ एरिया देखने को मिलता है, जिसको हम बोलते हैं डीप सी प्लेन्स। इसी को हम अबिसल प्लेन्स भी बोलते हैं। इसी को हम अबिसल प्लेन्स भी बोलते हैं। अब यहाँ पे होता क्या है कि काफ़ी सारे जो सेडिमेंट्स हैं वो यहाँ ही कलेक्ट हो जाते हैं, इस स्लोप के साइड में कलेक्ट होते हैं, जिसको हम बोलते हैं बेंथिक जोन और बेंथिक जोन। ये बेंथिक जोन पे क्या काफ़ी सारे एनिमल्स, जो जितने भी ओशन एनिमल्स रहते हैं, सी एनिमल्स, वो यहाँ पे रहते हैं। इनको हम बोलते हैं बेथोस। ठीक है, बेंथोस, सॉरी बेंथोस। ठीक है। नेक्स्ट हम चलते हैं ओशनिक डीप और ट्रेंचेस पे। तो ट्रेंचेस हमें पता है, जब दो ओशन कॉन्टिनेंट्स, ओशन 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 कॉन्टिनेंट, ओशनिक ओशनिक क्रस्ट जो है कन्वर्ज होती है तो ट्रेंच बनाती है, जिसमें हमें एक पोर्शन में सबडक्शन जोन देखने को मिलता है। ठीक है। इसी को हम क्या बोलते हैं? ट्रेंचेस। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो इसके बाद हम स्टार्ट करते हैं अपना ओशनिक टेम्परेचर। तो ओशनिक टेम्परेचर समझने से पहले हम बेसिक ऑफ वाटर, मतलब थोड़ा वाटर के बारे में समझते हैं। फॉर एग्जांपल, जब किसी वाटर को कंप्रेस प्रेशर एक्सपीरियंस होता है, कॉन्ट्रैक्शन होता है, उसकी डेंसिटी बढ़ती है। ठीक है। अब जो मैक्सिमम डेंसिटी जो वाटर की रहती है वो एट 4 डिग्री सेल्सियस पे रहती है, मतलब 4 डिग्री सेल्सियस पे जो है वाटर की मैक्सिमम डेंसिटी पाई जाती है। इसके बाद जो वाटर है वो फ्रीज होना स्टार्ट करता है, और उस टाइम पे उसकी वाटर की डेंसिटी कम होती है, क्योंकि आइस जो है, आइस बर्फ़ का टुकड़ा, वो एक्सपांड होता है। ठीक है। यहीं से हम कंटिन्यू करते हैं। तो सबसे पहले जब हम बात करें ओशन सरफेस को गर्म होने के लिए, वार्म होने के लिए, सबसे पहला रीज़न होता है सोलर एनर्जी। जितनी ज़्यादा सोलर एनर्जी किसी ओशन पे पड़ती है उतना ज़्यादा वो हॉट और वार्म होता है। ये पहला फैक्टर होता है। ठीक है। अब द प्रोसेस ऑफ हीटिंग, यहाँ पे जब हम बात करें ओशन की, तो ओशन जो है काफ़ी टाइम लगाता है ठंडा या फिर गर्म होने में, एज़ कम्पेयर टू लैंड। ठीक है। आगे चलते हैं। जब हम बात करें फैक्टर्स की, तो सबसे पहले आता है लैटिट्यूड। ऑफ कोर्स, जितना ज़्यादा इंसोलेशन सन का पड़ता है ओशन पे, उतना ज़्यादा हमें टेम्परेचर जो है देखने को मिलता है, टेम्परेचर डिक्राइज देखने को मिलता है। ठीक है। यहाँ पे जो ओशन है वो अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन है सदर्न और नदर्न हेमिस्फीयर में टेम्परेचर का। रीज़न उसका आता है कॉन्टिनेंट्स। जो नदर्न हेमिस्फीयर है वहाँ पे सबसे ज़्यादा, यहाँ पे देख सकते हैं, सबसे ज़्यादा हमें लैंडमास देखने को मिलता है, मतलब ओशन जो सबसे ज़्यादा लैंडमास से घिरा हुआ है। वही हम बात करें सदर्न हेमिस्फीयर की, तो यहाँ पे हमें एज़ कम्पेयर टू नॉर्दर्न हेमिस्फीयर कम लैंडमास देखने को मिलता है। इसी के साथ प्रिवेलिंग विंड्स, फॉर एग्जांपल ऑनशोर विंड से क्या होता है, टेम्परेचर इंक्रीज होता है, क्योंकि हमें डाउन वेलिंग देखने को मिलती है। वहीं ऑफशोर विंड से क्या, टेम्परेचर डिक्रीज होता है, क्योंकि हमें अपर वेलिंग देखने को मिलती है। ओशन में जो ठंडा वाटर है वो ऊपर तरफ आता है। ठीक है। अब ओशन करंट्स की बात करें तो वार्म ओशन करंट्स रेज द टेम्परेचर इन कोल्ड एरियाज, वाइल द कोल्ड करंट्स डिक्रीज द टेम्परेचर इन वार्म एरियाज। इन टेम्परेचर ओशन करंट्स का फ्लो चलता रहता है। ठीक है, जिससे टेम्परेचर डिफरेंस हमें देखने को मिलता है। अब इसके बाद आता है ओपन सीज वर्सेस इनक्लोज्ड सीज। अब ओपन सीज वर्सेस इनक्लोज सीज में हम एग्जांपल ले सकते हैं यहाँ का मेडिटेरेनियन सी का। ठीक है, जो हमें ब्लैक सी यहाँ पे देखने को मिल रहा है, वही हम देख सकते हैं पैसिफिक ओशन का, पूरा ओपन ओशन है। वही हम बात करें तो ये इनक्लोज्ड ओशन है। ठीक है। अब यहाँ पे एट लो लैटिट्यूड्स इनक्लोज सीज हैव हायर टेम्परेचर, वहीं हाई लैटिट्यूड्स ओपन सीज हैव हायर टेम्परेचर। मतलब क्या, इसको आगे देखते हैं। तो लोअर लेटीट्यूड पे लैंड जो है काफ़ी ज़्यादा वार्म रहती है एज़ कम्पेयर टू ओशन। रीज़न उसका सिंपल है, जो लैंड है वो काफ़ी ज़्यादा जल्दी हीट एब्जॉर्ब करती है, और साथ में हीट को रिलीज़ भी काफ़ी ज़्यादा जल्दी करती है। तो इसी वजह से क्या होता है, हायर एल्टीट्यूड पे और हायर लेटीट्यूड पे हीट काफ़ी ज़्यादा जल्दी रिलीज़ होती है, मतलब लैंड काफ़ी ज़्यादा ठंडी हो जाती है एज़ कम्पेयर टू ओशंस। ठीक है, दोनों जगह। तो यहाँ पे हम देखते हैं मेडिटेरेनियन इज़ वार्मर एज कम्पेयर टू अटलांटिक एट सेम लैटिट्यूड। इसका रीज़न सेम है, जो कि मेडिटेरेनियन ओशन है और सी है, वो चारों तरफ से जो है
लैंड से घिरा हुआ है, और हमें पता है लैंड सरफेस जो काफ़ी ज़्यादा हीटअप होती है, वार्म रहती है, काफ़ी ज़्यादा जल्दी हीट एब्जॉर्ब कर लेती है, जिसकी वजह से क्या होता है, हमें कंडक्शन देखने को मिलता है। कंडक्शन के थ्रू क्या है, ओशन वाटर भी काफ़ी ज़्यादा जल्दी हीटअप हो जाता है। ठीक है, तो एक टेबल में हम देख सकते हैं वापस से, सी जो है लोअर लेटीट्यूड पे, इनक्लोज सी की बात करें तो वार्मर रहता है। लोअर लेटीट्यूड पे इनक्लोज सी क्यों, क्योंकि लैंड से टच करता है तो कंडक्शन काफ़ी ज़्यादा रहता है, हीट ट्रांसफर काफ़ी ज़्यादा रहता है। वहीं ओपन सी कूलर रहता है, क्योंकि लैंड से काफ़ी ज़्यादा दूर है, कंडक्शन कम देखने को मिलता है। वहीं हम हायर लेटीट्यूड की बात करें लैंड में, तो काफ़ी ज़्यादा कूल रहती है लैंड, हीट रिलीज काफ़ी ज़्यादा करती है। तो इनक्लोज सी क्या होगा, लैंड से कंडक्शन में है, कनेक्शन में है, तो वो भी काफ़ी ज़्यादा कूलर रहेगा इनक्लोज सी हायर लैटिट्यूड पे। वहीं ओपन सी क्या रहेगा, वार्मर रहेगा, क्योंकि लैंड से कनेक्शन में नहीं है। ठीक है, फिर आगे चलते हैं। यहाँ पे हम देखते हैं वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टेम्परेचर। तो वर्टिकल टेम्परेचर के दो डिस्ट्रीब्यूशन होते हैं, वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल। तो वर्टिकल में क्या होता है, हमें सन पता है कि सन की रेज जो है कंप्लीटली ओशन को पेनिट्रेट नहीं कर पाती है, कुछ हाफ पोर्शन में ही, कुछ पोर्शन में जो सन की रेज पड़ती है और वहाँ पे एब्जॉर्ब हो पाती है, जा पाती है, उसको हम बोलते हैं फोटिक जोन, जो कि 200 मीटर अराउंड रहता है। इसके बाद जो ओशन रहता है, जो डार्क रहता है एकदम, उसको बोलते हैं हम ए फोटिक जोन, जिसमें बहुत कम और डिम लाइट रहती है। वहीं अबीसल जोन में बहुत कम लाइट रहती है, बिल्कुल ना के बराबर। और वहीं पे हमें बेंथिक रियल मतलब बेंथिक जोन मिलते हैं, मतलब जो बेंथोस एनिमल्स रहते हैं ओशन में जो लिव करते हैं, शार्क्स वगैरह वगैरह, वो यहाँ पे पाए जाते हैं। और साथ में कुछ एनिमल्स ऐसे भी रहते हैं ओशन में जो लाइट इमिट करते हैं, जिसको हम बायोल्यूमिनेस बोलते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। तो यहाँ पे आता है इसके बाद थर्मोक्लाइन। अब थर्मोक्लाइन क्या होता है, जब हम बात करें ओशन के टेम्परेचर की, तो हमें पता है कि सन की रेज जो है ओशन में कम्प्लीटली पेनिट्रेट नहीं कर पाती, मतलब अपर सरफेस पे जो है ज़्यादा रेज पड़ रही थी तो ज़्यादा वार्म होगा, नीचे सरफेस पे कम रेज है, कम लाइट जा पाए तो कम वार्म होगा। तो जैसे जैसे हम ओशन के अंदर जाते थे, डीप जाते जाते हैं, ओशन की जो जो वार्म है टेम्परेचर है वो रिड्यूस होता है। लेकिन एक टाइम के बाद क्या होता है, ओशन का टेम्परेचर जो है कंसिस्टेंट मतलब एक जैसा रहता है, जिसको क्या बोलते हैं हम, थर्मोक्लाइन। ठीक है, जिस पोर्शन में हम ओशन का टेम्परेचर हमें डिक्रीज होता हुआ दिख रहा है, उसको हम बोलते हैं थर्मोक्लाइन। बाकी नीचे उसके बाद क्या होता है, टेम्परेचर कंसिस्टेंट और कांस्टेंट रहता है ज़्यादातर। उसके बाद हम आते हैं ओशनिक सैलिनिटी पे। मतलब क्या, किसी ओशन के 1 kg ऑफ वाटर में कितना सॉल्ट है, उसको हम बोलते हैं ओशनिक सैलिनिटी। ठीक है, अब इस ओशनिक सैलिनिटी को हम एक्सप्रेस करते हैं पीपीटी, मतलब पार्ट्स पर थाउजेंड में। ठीक है, पर 1 kg मतलब 1 किलो वाटर ऑफ ओशन के वाटर में एवरेज जो रहता है 35 ग्राम जो है सॉल्ट पाया जाता है। अब ये सॉल्ट जो है कैसे इंक्रीज और डिक्रीज होता है, मतलब किसी ओशन की सैलिनिटी कैसे बढ़ती और घटती है वो देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपके पास एक बाल्टी है, अब उस बाल्टी में अगर आप पानी भरो, फॉर एग्जाम्पल आपके पास बाल्टी है, अब इस बाल्टी में अगर आप पानी भरो और इसमें नमक मिलाओ, ठीक है, अब इस पानी को जब आप उबालोगे तो इवापोरेशन हमें देखने को मिलता है, करेक्ट। अब इवापोरेशन से क्या होगा, यहाँ पे जो वाटर है वो डिप्लीट होगा, वाटर की कमी हो जाएगी यहाँ पे, और नमक ज़्यादा हो जाएगा, मतलब पानी का जो खारापन है वो ज़्यादा हो गया, सैलिनिटी यहाँ पे इंक्रीज हो गई। तो इवापोरेशन जहाँ जहाँ हमें देखने को ज़्यादा मिलता है, वहाँ पे सैलिनिटी काफ़ी ज़्यादा रहती है। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, वापस से अपने बेसिक नॉलेज पे आते हैं, वापस से एक बाल्टी में पानी भरते हैं। अब यहाँ पे क्या करते हैं हम, इस बाल्टी के अंदर जो पानी ऑलरेडी है, नमक भी ऑलरेडी है, इसके अंदर और पानी डाल देते हैं। अब क्या होगा, क्योंकि हमने एक्स्ट्रा पानी यहाँ पे मिलाया है तो सैलिनिटी कम होगी। यही होता है प्रेसिपिटेशन में, जब बारिश होती है, ओशन में बारिश देखने को मिलती है, तो ओशन जो रेन बारिश है उसके पानी में जो है नमक नहीं रहता है, और वही जो है ओशन में मिक्स होती है, तो क्या होता है, सैलिनिटी डिक्रीज होती है। ठीक है, वही हम बात करें इन्फ्लक्स ऑफ रिवर, मतलब क्या, जब कॉन्टिनेंट में से, कॉन्टिनेंटल क्रस्ट में से रिवर वाटर जो है ओशन के अंदर जाता है, तो मतलब क्या, यहाँ पे फ्रेश वाटर जो है मिक्स हो रहा है और रिवर्स में सॉल्ट नहीं रहता है। और वापस से सेम कंसेप्ट है कि हम बाल्टी में ऑलरेडी नमक का मिला हुआ पानी है और उसमें और पानी ऐड करेंगे तो सैलिनिटी
कम होती है, करेक्ट। तो यहाँ पे वापस से इन्फ्लक्स ऑफ रिवर, जब लैंड से ओशन में रिवर मिलती है तो सैलिनिटी वापस से डिक्रीज होगी। उसके बाद आता है फ्रीजिंग। तो फ्रीजिंग में क्या होता है, आपके पास ऑलरेडी यहाँ पे वाटर है, ठीक है। अब इसमें काफ़ी सारा सॉल्ट है, ठीक है। अब यहाँ पे होता क्या है, जब पानी जो है पोल्स की तरफ जाता है तो यहाँ पे आइस फॉर्मेशन हमें देखने को मिलता है, आइस फॉर्मेशन देखने को मिलता है। अब इस आइस फॉर्मेशन की वजह से होता क्या है, पानी की क्वांटिटी कम हो जाती है, वाटर क्वांटिटी ओशन पोल्स की तरफ कम हो जाती है। वहीं जो नमक है वो आइस के साथ जमता नहीं है, सॉल्ट जो है आइस के साथ जमता नहीं है। तो यहाँ पे क्या होता है, सैलिनिटी जो है इंक्रीज हो जाती है, ठीक है। तो यही लॉजिक हमें आगे का कंटिन्यू करना है। तो यहाँ पे जब हम बात करें सॉल्ट की, तो ओशन में जो है सोडियम क्लोराइड, मैग्नीशियम क्लोराइड और मैग्नीशियम सल्फेट सबसे ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है, और हमें इसी को ध्यान में रखना है। सबसे ज़्यादा सोडियम क्लोराइड पाया जाता है, उसके बाद आता है मैग्नीशियम क्लोराइड और देन मैग्नीशियम सल्फेट, ठीक है। 70% जो है सोडियम क्लोराइड पाया जाता है। नेक्स्ट चलते हैं, तो वापस से वही हमने जो पढ़ा अभी, सरफेस वाटर सैलिनिटी डिपेंड्स ऑन द इवापोरेशन, प्रेसिपिटेशन, फ्रेश रिवर फ्लो, इन्फ्लक्स ऑफ रिवर एंड फ्रीजिंग एंड थॉविंग ऑफ ग्लेशियर्स की वजह से। इस सब की वजह से जो सैलिनिटी का अफेक्ट पड़ता है। आगे चलते हैं। अब यहाँ पे सबसे ज़्यादा सैलिनिटी कहाँ पाई जाती है, ट्रॉपिक्स पे या इक्वेटर पे? वेल, जनरल नॉलेज के हिसाब से जब हम इक्वेटर से पोल्स की तरफ मूव करते हैं तो सैलिनिटी जो है इंक्रीज होती है, मतलब इक्वेटर पे सैलिनिटी सबसे कम रहेगी, जनरल डिक्रीज फ्रॉम इक्वेटर टू पोल्स। सैलिनिटी जनरल डिक्रीजेस फ्रॉम इक्वेटर टू पोल, जो है सैलिनिटी डिक्रीज होती है। हाउएवर सैलिनिटी इज हाईएस्ट एट ट्रॉपिक्स। अब इसका रीज़न होता क्या है कि जब प्रेसिपिटेशन ट्रॉप इक्वेटर पे क्या होता है, प्रेसिपिटेशन काफ़ी ज़्यादा हाई रहता है। इक्वेटर पे प्रेसिपिटेशन काफ़ी ज़्यादा हाई रहता है, मतलब क्या, यहाँ पे ज़्यादा रेन हो रही है। वहीं ट्रॉपिक्स पे हमें रेन कम देखने को मिलती है एज़ कम्पेयर टू इक्वेटर। यहाँ पे इवापोरेशन काफ़ी ज़्यादा है लेकिन रेन कम में बारिश कम होती है। हमें पढ़ा था ट्रॉपिक्स, जो इक्वेटर है वहाँ पे 24 मतलब डेली रेन होती है। वहीं जो ट्रॉपिक्स है वहाँ पे डिपेंड करता है मानसून पे, रेन का मानसून पे डिपेंड करती है रेन, करेक्ट। इसी वजह से क्या होता है, ट्रॉपिक्स पे जो है सबसे ज़्यादा इवापोरेशन होता है और इसी वजह से सबसे ज़्यादा सैलिनिटी जो है ट्रॉपिक्स पे पाई जाती है, ठीक है। अब इसी को आगे कंटिन्यू करते हैं। तो सैलिनिटी, तो सबसे पहले हम अब हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सैलिनिटी को देखते हैं। तो सैलिनिटी जो है हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन में नॉर्मल ओपन रेंजेस फ्रॉम 33 टू 37, ये एवरेज और नॉर्मल सैलिनिटी ओशन में रहती है। उसी के साथ जो लैंडलॉक्ड, फॉर एग्जांपल एक कोई सा सी है जिसमें चारों तरफ से लैंड है, से कवर है, तो यहाँ पे क्या होगा, इवापोरेशन काफ़ी हाई रहेगा, जिसकी वजह से हमें क्या, सैलिनिटी भी काफ़ी ज़्यादा देखने को मिलेगी। सैलिनिटी काफ़ी ज़्यादा देखने को मिलेगी, फॉर एग्जांपल रेड सी में 41 अराउंड सैलिनिटी देखने को मिलती है, ठीक है। वही हम बात करें वाइल्ड एस्चुरीज लाइक आर्कटिक की, तो यहाँ पे क्या होता है, फ्लक्चुएट 0 to 35 रहती है सीजनली। इसका रीज़न क्या है, इन्फ्लक्स ऑफ फ्रेश वाटर आर्कटिक में, ठीक है। उसी की बात करें हम हॉट एंड ड्राई रीजन्स, वहाँ पे हमें सैलिनिटी सबसे ज़्यादा 70 अराउंड भी देखने को मिल सकती है, ठीक है। मैक्सिमम सैलिनिटी हमें देखने को मिलती है 37 इज ऑब्जर्व बिटवीन 20 डिग्री नॉर्थ एंड 30 डिग्री नॉर्थ। यहाँ पर द नॉर्थ सी बीइंग इज हायर लैटिट्यूड records higher salinity due to more saline water brought by North Atlantic drift due to influence of ocean currents, ठीक है। आगे कंटिन्यू करते हैं। इसके बाद हम आते हैं, यहाँ पे क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ मोर सैलिनिटी। तो यहाँ पे एक ऑप्शन है अरेबियन सी। अब अरेबियन सी में जो है इंडिया में रिवर जो है काफ़ी कम जो है इन्फ्लक्स होती है, मतलब रिवर जो है यहाँ पे डेल्टा बनाती है अरेबियन सी में। वही हम बात करें बे ऑफ बंगाल की, तो यहाँ पे काफ़ी सारी रिवर्स जो है
डिपॉजिट होती है, करेक्ट। फ्लो के यहाँ पे आती है बे ऑफ बंगाल, जिसकी वजह से क्या होगा, यहाँ पे फ्रेश वाटर काफ़ी ज़्यादा रहेगा, मतलब सैलिनिटी कम रहेगी। आगे कंटिन्यू करते हैं। इसके बाद हम देखते हैं वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सैलिनिटी। तो सैलिनिटी चेंजेस विद डेप्थ बट नॉट सेम ऑन ऑल लोकेशंस, ठीक है। तो यहाँ पे क्या, जैसे जैसे हम डेप्थ में जाते हैं सैलिनिटी जो है चेंज होती है। अब यहाँ पे हमें याद रखना है कि सेम कंसेप्ट हमें जो हमने थर्मोक्लाइन में पढ़ा था यहाँ पे होता है, जिसको हम बोलते हैं एलोक्लाइन, जो कि सिमिलर रहता है। फॉर एग्जांपल वापस से हम यहाँ आते हैं तो ये पोर्शन जो हमें दिख रहा है रेड वाला, ये हमारा होता है हेलोक्लाइन। अब यहाँ पे क्या होता है, हमें सैलिनिटी जैसे जैसे हम अंदर जाते हैं सैलिनिटी जो है इंक्रीज होती है। यहाँ पे 36.5, ठीक है, यहाँ पे सॉरी रिड्यूस होती है, तो चेक कर लेते हैं। measures changes surface salinity has been studied under horizontal distribution, it varies in depth very much fixed। अब यहाँ पे होता क्या है, सैलिनिटी जो है डिक्रीज होती है, करेक्ट। लेकिन जैसे ही हम अंदर डेप्थ में जाते हैं और इसको हम वापस से कांस्टेंट, एक बोल सकते हैं कंसिस्टेंट सैलिनिटी हमें देखने को मिलती है, नाइन, ठीक है। अब यहाँ पे एक और बात हमें देखनी है, हमें चेक करना है कि जो सैलिनिटी है ओशन वाटर में, वो जितना ज़्यादा सैलिनिटी मतलब जितना ज़्यादा नमक होगा ज़्यादा ओशन वाटर में, उतना ज़्यादा वो डेंस ओशन वाटर होने वाला है, ठीक है। तो सेलाइन वाटर इज डेंसर देन फ्रेश वाटर, सेलाइन वाटर जो डेंसर रहता है, इसका मतलब क्या, सेलाइन वाटर सिंक्स, फ्रेश वाटर फ्लोट्स, जिसकी वजह से हमें स्ट्रेटिफिकेशन इन ओशन लेयर्स हमें देखने को मिलती है, मतलब एक लेयर क्रिएट हो जाती है। फॉर एग्जांपल इतने पोर्शन में आपका एक जो है फ्रेश वाटर है, इसमें बहुत कम मात्रा में सॉल्ट है, इतने ओशन में जो है सॉल्ट है लेकिन जो है एज कम्पेयर टू ऊपर के यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा है, फिर इतने लेयर में जो है वापस से जो है सॉल्ट का डिफिशेंस इंक्रीमेंट हमें डिफिशेंसी हमें देखने को मिल रही है। तो इससे क्या बोलते हैं हम, स्ट्रैटिफिकेशन बोलते हैं। अब यहाँ पे जो क्या होता है, जो स्ट्रैटिफिकेशन की वजह से क्या होता है, सनलाइट जो है फ्रेश वाटर में काफ़ी ज़्यादा अच्छे से एब्जॉर्ब हो पाती है एज़ कम्पेयर टू डेंस वाटर, ठीक है। तो जो सनलाइट है जब यहाँ पे जाएगी, ट्रैवल करेगी, तो ज़्यादातर जो इंसोलेशन और सनलाइट है टेम्परेचर है वो इस फ्रेश ऊपर के लेयर में ट्रैप हो जाता है, मतलब ये पोर्शन जो है आपका काफ़ी ज़्यादा हॉट रहेगा एज़ कम्पेयर टू दिस पोर्शन, ठीक है। अब जिस ओशन में फॉर एग्जांपल एक दूसरा ओशन लेते हैं जिसमें रिवर फ्रेश वाटर फ्लो नहीं हो रहा है, तो मतलब क्या, इसका टेम्परेचर काफ़ी लो रहेगा, जो फ्रेश वाटर इसका टेम्परेचर काफ़ी हाई रहेगा, क्योंकि यहाँ पे फ्रेश वाटर में हीट जो है ज़्यादा ट्रैप हो पा रही है, ठीक है। तो नेक्स्ट चलते हैं। द हायर सैलिनिटी इज़ मच मोर डेंसर स्टेज बिलो द वाटर, मतलब जो सैलिनिटी जिसमें ज़्यादा, जिस पानी में ज़्यादा रहती है वो ओशन के बिलो रहता है, हैविंग लोअर सैलिनिटी, उसके लोअर सैलिनिटी के नीचे रहता है। हायर द डेंसिटी इट इज़ द प्रॉपर्टी लीड्स टू ओशन स्ट्रैटिफिकेशन, जो अभी हमने समझा स्ट्रैटिफिकेशन। अब इसके बाद आते हैं लाइक वैन टर्की, जिसमें काफ़ी ज़्यादा हाई सैलिनिटी हमें पाई जाती है, डेड सी एंड ग्रेट सॉल्ट लेक। Whenever temperature and salinity both are at play, temperature is more instrumental in determining the density। जब हम बात करते हैं टेम्परेचर और सैलिनिटी की, तो ओशन वाटर में सबसे ज़्यादा रोल जो प्ले करता है वो है टेम्परेचर। जितना ज़्यादा टेम्परेचर रहेगा आपको इवोपरेशन ज़्यादा देखने को मिलेगा, और जिसकी वजह से हमें सैलिनिटी में डिफरेंस देखने को मिलता है, ठीक है। हेंस डेंसिटी एट लोअर लैटिट्यूड्स वेरी लो, लोअर लेटीट्यूड पे डेंसिटी जो है काफ़ी कम रहती है, क्योंकि हमें इवापोरेशन देखने को मिलता है, पोल से इवापोरेशन नहीं होता है, इसी वजह से डेंसिटी जो है हाई रहती है वहाँ पे, पोल्स पे जो डेंसिटी है वो काफ़ी ज़्यादा हाई रहती है एज कम्पेयर टू लोअर लैटिट्यूड्स। डिफरेंस इन वाटर डेंसिटी अफेक्ट वर्टिकल मोबिलिटी ऑफ ओशन करंट्स, मतलब क्या, वर्टिकल मोशन होता है जब डेंसिटी कम और ज़्यादा होती है। Water with higher salinity is denser than water with low salinity. Cold water is denser than warm water. Cold water is denser than warm water. Dense water tends to sink. जितना भी dense water है जिसमें नमक ज़्यादा मिला हुआ है वो water हमेशा sink होगा, while relatively lighter
वाटर टेंड्स टू राइज। ठीक है, नेक्स्ट हम चलते हैं। कभी एक क्वेश्चन आए, वाई बे ऑफ बंगाल, साउथ चाइना सी एंड गल्फ ऑफ मैक्सिको एक्सपीरियंस मोर साइक्लोन्स। तो सबसे पहला रीज़न हम दे सकते हैं ITCZ का, यहाँ पे पाई जाती है। उसी के साथ क्लोजली सराउंडेड बाय लैंड, जिसकी वजह से क्या होता है, हाई टेम्परेचर हमें यहाँ देखने को मिलता है, क्योंकि लैंड जो है हीट ट्रांसफ़र काफ़ी ज़्यादा होता है। उसी के बाद हम बात करें स्ट्रैटिफिकेशन ऑफ ओशियन ड्यू टू इन्फ्लक्स ऑफ फ्री वाटर। मतलब क्या, जिस फ्रेश वाटर, यहाँ पे फ्रेश वाटर है ओशन में, यहाँ पे फ्रेश वाटर है रिवर की वजह से, तो यहाँ पे क्या होगा, हीट सबसे ज़्यादा ट्रैप होगी। उसके बाद हमारे पास लो सेलाइन वाटर है, लो सेलाइन वाटर है, तो यहाँ पे हीट जो है कम ट्रैप होगी। तो क्या होगा, स्ट्रैटिफिकेशन की वजह से हमें काफ़ी ज़्यादा हाई टेम्परेचर और सोलर इंसुलेशन काफ़ी ज़्यादा ट्रैप हो जाता है, सोलर इंसुलेशन काफ़ी ज़्यादा ट्रैप हो जाता है। इसके बाद हम आते हैं क्लाइमेटोलॉजी में आए तो वॉकर सेल, ला नीना, नेगेटिव एंड न्यूट्रल इंटरनोशन डाइपोल जो है साइक्लोन में बनने हैं हेल्प और उसके लिए एक पॉजिटिव टेम्परेचर क्रिएट करते हैं। उसी के साथ आता है ट्रेड विंड्स। तो ट्रेड विंड्स की वजह से भी क्या होता है, हमें डाउन वेलिंग देखने को मिलती है, जिसकी वजह से क्या होता है, टेम्परेचर इंक्रीज होता है। ठीक है, आगे कंटिन्यू करते हैं। अब ये लास्ट कंसेप्ट आता है थर्मोहेलाइन का। अब जब हम बात करें ओशन की, तो ओशन में हमें जो है वाटर का मूवमेंट लोअर लैटिट्यूड टू हायर लैटिट्यूड देखने को मिलता है। लोअर लैटिट्यूड मतलब इक्वेटर से पोल्स की तरफ वाटर मूवमेंट हमें देखने को मिलता है, पोल्स की तरफ वाटर मूवमेंट हमें देखने को मिलता है। अब जब ये वार्म वाटर में क्या है, सैलिनिटी कम है, करेक्ट, वार्म है। लेकिन जैसे जैसे ये ओशन पोल्स की तरफ जाता है, फ्रीज होने शुरू हो जाता है। अब हमें पता है कि जो कोल्ड वाटर है उसमें डेंसिटी काफ़ी हाई रहती है इसकी। ठीक है, डेंसिटी हाई, उसी के साथ ये फ्रीज हो रहा है, यहाँ पे बर्फ़ जम रही है। तो यहाँ पे वाटर वाटर कैपेसिटी और वाटर जो अवेलेबल है वो रिड्यूस हो रही है, वाटर रिड्यूस हो रहा है। मतलब क्या, सॉल्ट ओशन में इंक्रीज हो रहा है। अब जब ये इंक्रीज हो रहा है तो डेंसर वाटर है, डेंस वाटर है तो सिंक करेगा, करेक्ट। यहाँ से जो लाइटर वाटर है वह यहाँ पे प्लेस लेगा। उसी के साथ यहाँ पे सैलिनिटी इवापोरेशन जो हो रहा है उसकी वजह से यहाँ पे क्या हो रहा है, एक एरिया जनरेट हो रहा है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे इवापोरेशन होता है तो जो ठंडा पानी वो ऊपर आता है, जो लेस वार्म वाटर ऊपर आता है। तो यहाँ पे एक स्पेस क्रिएट हो रही है, करेक्ट। तो ये जो वाटर है फ्लो होके इक्वेटर की तरफ जाता है, तो हमें एक सर्कुलेशन देखने को मिलता है जिसको हम बोलते हैं थर्मोहेलाइन सर्कुलेशन। ठीक है, तो नेक्स्ट चैप्टर में हम इसी से कंटिन्यू करेंगे। अगर आपको लेक्चर अच्छा लगा तो लाइक करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।